हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। वायरल ऑडियो क्लिप केस में एसओजी की जांच लगातार जारी है। बीती रात मानेसर में होटल बेस्ट वेस्टर्न कंट्री में छानबीन यहां पर की गई। एसओजी को होटल में नहीं मिले विधायक भंवरलाल शर्मा। होटल मैनेजमेंट से विधायक वहां न होने की बात यहां पर सामने आई, लिखित में भी ली गई है। आज फिर से एसओजी करेगी विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा की तलाश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसओजी की जांच जो है वो लगातार जारी है। एक बार फिर से एसओजी को खाली हाथ इस होटल से लौटना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विप उल्लंघन नोटिस मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ यहां पर सुनवाई कर रही है। स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में बहस कर रहे हैं। हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को प्री मैच्योर बताया है। अंतिम आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर हो सकती है, सिंघवी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार जो है ये सुनवाई जारी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही गेस्ट हैं हमारे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शशि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए ये जो सुनवाई है आज बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर सबकी नजरें हैं। शशि, चाहे जो फैसला है वो किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन ये उम्मीद यहाँ पर की जाए कि जब फैसला आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरीके से ये पता चल जाएगा कि सचिन पायलट कब सामने आते हैं, ये सामने आ जाएगा कि विधायकों की जो बाड़ेबंदी है वो कब तक की जाएगी, उसको कब तक करा जाएगा। शशि, और क्या जानकारी फिलहाल आपके पास मिल पा रही है वहां से? अब नहीं लगेगा कोरोना। शशि, आवाज मिल रही है आपको? जी लवीना, ठीक है शशि, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो इस फैसले के बाद क्लियर हो जाएंगे। ये सामने आ जाएगा कि सचिन पायलट मीडिया से कब रूबरू होंगे, चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में आए। वहां से फिलहाल क्या जानकारी आपको मिल पा रही है शशि? देखिए लवीना, सचिन पायलट कैंप अभी चुप्पी साधे हुए है। लगातार 10 दिन हो गए हैं सचिन पायलट कैंप की चुप्पी को। हालांकि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ज़रिए 2 बार उन्होंने कम्युनिकेशन किया है। एक बार वीडियो भिजवाया है अपने विधायकों का, और उससे पहले एक बार पिछले रविवार को 12 जुलाई को उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है और वो अपने विधायकों का भरोसा खो चुके हैं। उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आया है और अभी उनकी तरफ से कोई बयान आने की जल्दबाजी भी नहीं दिख रही है, कोई अभी आसार नहीं दिख रहे हैं। रही बात हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। सहयोगी ललित, रोशन और दीपक लगातार नज़र बनाए हुए रखे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस पर जो याचिका है उस पर सुनवाई शुरू की, अपनी बहस अपने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो 10वीं अनुसूची की वैधानिकता है उसको लेकर के जो बात प्रार्थी पक्ष के वकील की तरफ से कही गई है उस पर बहस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में पहले ही अपनी बात रख चुका है और उसको तय कर चुका है। हालांकि जो प्रार्थी पक्ष है उसके वकीलों का तर्क यही है कि जो नोटिस है उसका आधार ही गलत है, क्योंकि स्पीकर की जिम्मेदारी सदन और सदन के भीतर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए है। किसी राजनीतिक दल की अगर बाहर कोई बैठक हो रही है और उस राजनीतिक दल की विधायक दल की बैठक का मामला है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी या वो भूमिका स्पीकर की कतई नहीं हो सकती है। हालांकि देखिए आज संभवतः इस पर फैसला आ जाएगा और स्पीकर के वकील ने भी ये कह दिया है कि 5:30 बजे मंगलवार तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसके बाद में ही कोई कार्रवाई करेंगे। स्पीकर की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कहना है कि अगर सचिन पायलट कैंप के खिलाफ फैसला जाता है तो ये मान के चलिए कि उन 19 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। उनकी सदस्यता के खिलाफ स्पीकर का फैसला जाने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। वहीं अगर पायलट कैंप के पक्ष में फैसला आता है तो पायलट कैंप को ये रिलीफ होगा, लेकिन क्या पायलट कैंप जल्द प्रदेश में लौट रहा है, क्या सभी 19 विधायक राजस्थान लौट रहे हैं? और ये सूरत तभी होगी जब सरकार विधानसभा का सत्र बुलाए, कोई भी पक्ष चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष खुद हो वो बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल के सामने विपक्ष हो तो मांग रखेगा और अगर सरकार है तो वो प्रस्ताव रखेगी। एक बात और देखिए कि जो कहा जा रहा है कि 101 का आंकड़ा है जादुई फिगर, वो परिवर्तित हो सकता है, वो 100 पर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तबीयत खराब है, तबीयत इतनी नाजुक है कि वो
अस्पताल नहीं आ सकते हैं और वो वोट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। ऐसी सूरत में 199 विधायक सदन में गिने जाएंगे और तब सदन में बहुमत का आंकड़ा 100 हो जाएगा। हालांकि सरकार के पास में 99 से 100 विधायकों का समर्थन साफ तौर पर दिख रहा है। बीटीपी के 2 विधायक आ जाने से सरकार और ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गई है। लेकिन इस बार अगर मतदान होता है, फ्लोर टेस्ट होता है, तो स्पीकर की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। और इससे पहले जब ये चर्चा आती रही है तो सवाल यह भी है कि स्पीकर का झुकाव संभवतः सरकार के पक्ष में होगा। स्पीकर अभी कांग्रेस के सदस्य भी हैं। स्पीकर के चुनाव के बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। जब उनसे अलग अलग बार पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो उनका कहना था कि स्पीकर को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। लेकिन इस अपनी निष्पक्षता को साबित करने के लिए जिस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर वो जीत करके आते हैं, उससे इस्तीफा देना कतई ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ एक पहलू ये है कि सरकार का जो कैंप है होटल फेयरमाउंट में जो विधायक मौजूद हैं, उनमें से कितने लोग शरीर से सरकार के साथ हैं और मन से सचिन पायलट कैंप के साथ हैं। यह एक यक्ष प्रश्न है जिसको कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है। और अगर इसका उत्तर मिल गया तो सरकार फ्लोर टेस्ट की स्थिति अपनी क्लियर कर सकेगी कि सरकार फ्लोर टेस्ट में जा रही है या नहीं। बहरहाल अभी तक मानस सरकार का यही है कि पहले स्थिति साफ हो इस केस की, उसके बाद में तय करें। एक बात ये भी है कि सचिन पायलट कैंप के खिलाफ अगर आज का फैसला आ रहा है तो जिस तरीके से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी सचिन पायलट कैंप की पैरवी कर रहे हैं, उससे यह भी तय है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की राह पकड़ लेगा। जी बिल्कुल शशि, देखिए यही बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सचिन पायलट के जो कदम है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर ही आगे बढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ शशि, कोई अपडेट होगा तो आपके पास लौटेंगे। ललित, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नाहर महेश्वरी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ पंकज जोशी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं नाहर महेश्वरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जो पूरा सियासी घटनाक्रम है वो पहले 2 लोगों के बीच का था, लेकिन इसके बाद ये कोर्ट में इस तरीके से गया कि ये बात सामने आई कि जिस तरीके से जो बैठक थी वो विधानसभा में नहीं हुई थी और विधानसभा के बाहर बैठक जब हो उसके बाद विधायकी पर सवाल उठाना वो कानूनी तौर पर गलत माना गया है और उसको लेकर अब हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। उसके बाद ये भी खबर सामने आ रही है कि अगर पक्ष में फैसला सचिन पायलट की नहीं आता है तो वो पूरी तरीके से तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से समझते हैं और आपका आंकलन, आपकी जानकारी इसको लेकर क्या कहती है, क्या संभावनाएं फैसले में हो सकती हैं? महेश्वरी जी। देखिए ये अभी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए फैसला क्या हो सकता है इस पे तो कहना उचित नहीं होगा एज एन एडवोकेट जी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये तो दोनों ही पक्ष स्वतंत्र हैं। यदि वो फैसले से असंतुष्ट हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं, कोई भी पक्ष जा सकता है। जहाँ तक मेरी निजी जानकारी के आधार पे आप पूछना चाह रही हैं, तो मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि ये मामला स्पीकर ने जो अपना विशेषाधिकार का उपयोग किया है, इसमें विधानसभा से बाहर यदि कोई बात होती है तो उसमें स्पीकर का जुडिक्शन नहीं बनता है। मेरा ये मानना है कि स्पीकर को कांग्रेस की निजी बैठक जो उनके कार्यालय में संपन्न हो रही है उसके वेब पे कोई नोटिस देने का कानूनी अधिकार नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से एज एन एडवोकेट ये मानना है। बाकी तो आर्ग्यूमेंट चल रहा है हाई कोर्ट में, फैसला अभी आ जाएगा आपके सामने। मेरे ख्याल में आज तो नहीं आ पाएगा, मुश्किल लगता है आज आना, क्योंकि अभी अभिषेक जी कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ और एडवोकेट्स आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद साल्वे साहब उसका रिप्लाई देंगे और रिप्लाई देने के बाद कोर्ट अपना डिटेल जजमेंट देगी, तो उनको भी जजमेंट लिखाने में टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये जजमेंट कल तक ही आ पाएगा। ठीक है। और पंकज जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जोशी जी आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए ये जो मुकाबला था, इस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ और अब कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई हो चुकी है, चल रही है सुनवाई। अब देखिए इसको इस तरीके से अगर समझा जाए, चूंकि राजनीति, राजस्थान की राजनीति का ये भविष्य है, आप इसको किस तरीके से समझते हैं? अब आगे क्या होगा, चूंकि जनता भी बहुत इससे सफर कर रही है, कामकाज भी रुके हुए हैं ना सारे, और वैसे ही जो पूरा देश है वो कोरोना काल में चल रहा है, तो इसको किस तरीके से समझा जाए? अब आगे राजनीति का भविष्य क्या होगा राजस्थान का आपके लिहाज से? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं राजस्थान के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं और कल का जो फिगर आया है वो तो बेसिकली रिकॉर्ड तोड़ फिगर है 934, यानी कि 1000 की और बढ़ रहे हैं।
और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जहां से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं उन्हीं के जगह पर, उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से जो है सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वहां से निकल करके आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है वो तो निर्वहन भूल रही है जनता। और आप लगातार देखिए कि फेयरमाउंट होटल के अंदर कवि सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर फिल्में दिखाई जा रही है, मुगले आजम दिखाई जा रही है, शोले दिखाई जा रही है, और जनता जो है वहां बाहर जो है अपने परेशानियों को लेकर के जो है परेशान हो रही है। उनके फोन तक नहीं अटेंड हो पा रहे हैं, उनके फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं, उनके किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो हालात बने हुए हैं कि दुष्कर्म की घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन आप देखिए पुलिस किस चीज में जो है उलझी हुई है, केवल राजनीतिक घटनाक्रमों को सॉल्व करने के अंदर उलझी हुई है। तो लगातार इन चीजों पर प्रश्न उठ रहे हैं, जनता देख रही है और जनता इन चीजों को लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। जनता शायद ये ठगी सी महसूस कर रही है कि शायद उन्होंने जो है अपना फैसला गलत ले लिया। ठीक है, और देखिए निर्दलीय विधायक है संयम लोढ़ा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संयम लोढ़ा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। देखिए आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, जो घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है और अब जो ये पूरा मामला है वो हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अगर फैसला किसी के पक्ष या विपक्ष में आता है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। क्या सरकार के पास पूर्ण बहुमत है? ये खबर सामने आ रही है, सरकार सुरक्षित है, स्थिर है? सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, ये तो आप लोग बता चुके हैं अनेक बार पिछले एक सप्ताह में जी। और आज की तारीख में किसी भी तरीके से आप फिगर गिन लें, सरकार स्पष्ट बहुमत में है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं मुझसे पूर्व के कमेंट सुन रहा था, 191(21)A जो है आर्टिकल का जो पोर्शन है, उसको वैधता को इनको चुनौती क्यों देनी पड़ी? इसलिए देनी पड़ी कि उस सेक्शन के रहते हुए स्पीकर इसकी सुनवाई करने के लिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, ये उसी के दायरे में आता है। और सिंस 2020 तक के सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हैं जो कल श्री महेश जोशी ने अपने रिप्लाई में हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, वो सारे इसी बात की पुष्टि करते हैं। और रही बात कोरोना की या राज्य की, तो अब ये कह रहे हैं कि फ़ोन बंद कर रखे। मैं सड़क पर खड़ा रह कर के बात कर रहा हूँ, रोड पर, किसके फ़ोन बंद कर रखे हैं? इस तरीके से दुष्प्रचार करने से कोई नहीं होगा। कुछ लोग हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में शामिल होकर के बहकावे में आ गए, अब गलत करेगा तो उसका दंड तो मिलना निश्चित है, ये तो कुदरत का भी नियम है। और मुझे बहुत दुख है कि इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस अपने को कहती थी, आज पिछले 7 साल 14 से 6-7 साल की सत्ता में इनका कितना पतन हो गया है। आप उदाहरण देखिए, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अब राजस्थान, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या एक तरफ तो उनका पंडित जी का ही नाम लेते थे, दीनदयाल उपाध्याय का, ये आचरण है इनका। इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ विधायक जो 7-8 बार विधायक रहे, MP रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, आज वो क्या कह रहे हैं? खुद इनकी पार्टी के जो लोग विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो कितने दुखी हैं इनके आचरण से, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पंकज जोशी जी, देखिए आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप इल्जाम ये लगा रहे हैं कि कोरोना काल है तो पार्टी को उस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन विपक्ष की भी तो भूमिका है ना कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। देखिए, हम सरकार की बात फैला रहे हैं। मैं बहुत विनम्र शब्दों में संयम लोढ़ा साहब से कहूंगा कि इन्होंने कहा कि मेरा फोन खुला हुआ है, आप निर्दलीय विधायक के रूप में आ रहे हैं, यहाँ पर आपका फोन खुला है। लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ, बहुत ममता भूपेश जी का फोन जो है, कल मैं सिकंदरा गया था किसी की दाह संस्कार में, वहां एक घटना ऐसी घटी थी, लगातार लोग फोन कर रहे थे लेकिन फोन नहीं उठ रहा था। बच्चे जो मिलने हैं वो मिलने के लिए जो है होटल में जा रहे हैं, आप देख लें, और होटल में आपकी जो है टीम वहां खड़ी हुई है, आपकी ही नहीं पूरी मीडिया की, किस तरीके से चाक चौबंद है वो दिखा दीजिए एक बार कि क्या पोजीशन है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 1992 से, देखिए ये तो 125 साल पुरानी पार्टी की बात करते हैं, हम तो 1980 में 2 सीटों से आए, हमारा पतन हुआ या बढ़ी, ये तो हम 1980 में 2 सीटों पर थे और आज बहुमत में हैं। ये इनको पूछ लिया जाए। और जो नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के आज तक आपके यहाँ के इनके बड़े नेता, इन्होंने बड़े नाम से अच्छा नाम लिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब ने क्या ट्वीट किया, ज्योतिराज सिंधिया जी ने क्या किया, ये इनसे बड़े सीनियर विधायक हैं क्या खुद? और इनके बड़े, आप छोड़िए, आप मिलिंद देवड़ा जी क्या कह रहे हैं,
इसके अलावा जो है यूपी से जो है जतिन प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक ही नहीं, संजय झा साहब ने एक कुछ कहा तो उनको बाहर निकाल कर रास्ता दिखा दिया। संजय निरुपम जी का क्या हाल है, मैं कह रहा हूं एक लंबी फहरिस्त यदि आप देखेंगे तो लंबी फहरिस्त नजर आएगी कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे कि इधर रखें या इधर रखें। मैं पहली बात बताऊं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो चीजें हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण बताता हूं। एसओजी जो है, आप देखिए कि क्या ये लोग जो है पुलिस से डरा नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो है इन्होंने जो आरोप लगाए, मैं पूछना चाहता हूं कि 2 जुलाई से 5 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के प्रत्येक चैनल पर और प्रत्येक पत्रिका में यह आया कि एक एएसपी ने एक एडीजी के नाम से जो है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है पेशकश की, जिसको अच्छी तरह छिपा। मुझे बताइए कि 2 जुलाई 5 जुलाई से लेकर के अब तक एसओजी ने कितने छापे मारे, एसओजी ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, एसओजी ने कितने लोगों से पूछताछ करी, और क्या बेसिकली वो डराने का मामला था या रियल मामला था? रियल मामला था तो पूछताछ क्यों नहीं करी, और डराने का मामला था तो आप फिर समझ जाइए कि जो है कोई काम नहीं कर रहा था, तो वहां पर जो है उन्होंने फेरबदल करके आप जो है एडीजी तक का जो है तबादला आप कर देते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने लगातार, मैं आपको जो कह रहा हूं है ना, कि यही नहीं रुका मामला, आपके चैनल से लेकर के लगातार चैनल ने दिखाया कि जब एसीडी की टीम वैशाली नगर में जाती है, जिस आदमी के यहां वैशाली नगर और विद्याधर नगर में, तो आप देखिए कि उसको जो है एक बड़ा जाब्ता लेकर के जाना पड़ता है और बड़े चोरी छुपे जो है एसीडी को जो है उस आदमी से लेकर आना जरूर पड़ता है, क्योंकि उसकी निगरानी कौन कर रहा है? एसओजी। यानी कि देखिए कि गृह मंत्रालय के अंदर 2 जो है डिपार्टमेंट, और दोनों ही डिपार्टमेंट की स्थिति देखिए। तो मैं कह रहा हूं क्या जनता क्या विश्वास देख नहीं रही है इसको? क्या जनता विश्वास कर रही है इसके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। केएन भट्ट हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भट्ट साहब देखिए, आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि हाईकोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और आज का फैसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्री मैच्योर जो याचिका की बात है, जिस तरीके से आपने बताया कि वो इस लिहाज से प्री मैच्योर फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर प्री मैच्योर याचिका के बारे में समझा जाए तो प्री मैच्योर उसे कब कहा जाता है? चूंकि आपने बताया कि ये तो प्री मैच्योर नहीं है। नहीं, प्री मैच्योर के बारे में जो अभिषेक मनु सिंघवी जी बहस कर रहे हैं, उनकी बहस में ये बात एक जजमेंट के साथ आ रही है कि जब तक कि अध्यक्ष कोई फैसला न ले ले और ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर रिव्यू नहीं हो सकता, तो ये बात अपने आप में थोड़ा दम तो रखती है कि उनकी इस आर्गुमेंट में कि जजमेंट जब तक पूरा न ले ले तो इंटरिम ऑर्डर को आप रिव्यू नहीं कर सकते। तो ये तब हाईकोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये इंटरिम ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि कई जजमेंट ऐसे हैं जिसमें इंटरफेरेंस करने पे रोक है और सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, उसको उन्होंने अभी साइट किया है। मैं साइट की हमारे साथ आ रही है आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर नोटिस की स्टेज पे रिव्यू कर सकती है क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को शायद हम देखेंगे। ठीक है जी जी। तो मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट पहली बार ये जो हुआ है, ये इशू मेरे ख्याल से पहली बार आया है कि इतनी जल्दबाजी में इस प्रकार के नोटिस जारी कर दें और उस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चुप बैठी रहे और उस याचिका में सीधा अध्यक्ष जी पर आरोप भी लगाया है। जो याचिका को मैंने देखा है कि वो मुख्यमंत्री जी के दबाव में काम कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों के ऊपर क्या कहेगी हाईकोर्ट कि क्या वो ये जो 191 में आपने जो इसको चैलेंज किया, वैसे भी आजकल ये आ रहा है कि ये दल बदल जो 10 शेड्यूल है वो इन अपने में पूरा कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट इसलिए नहीं है कि जो अध्यक्ष बनता है वो उस पार्टी जिसकी सरकार होती है उसका बनता है, जबकि ये एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण है। तो इसका एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण बनना चाहिए, टाइम के अनुसार उसमें नोटिस देना, जवाब देना, आगे में कोई रूल्स रेगुलेशन बनना चाहिए। ये अभी भी अधूरा है और इस अधूरा होने के कारण ही समस्याएं खड़ी हो रही है। एक पूरी प्रक्रिया तय नहीं है। ठीक है, तो प्रक्रिया तय नहीं है तो हाईकोर्ट ये भी कह सकती है कि प्रक्रिया तय नहीं है तो आपने ऐसे नोटिस को इतनी जल्दबाजी में दिया, रात को 4 बजे तक नोटिस चिपका रहे। ठीक है,
प्रक्रिया के अभाव में प्रक्रिया के डायरेक्शन भी अपने उसमें कह सकती है सरकार को कि इसमें प्रक्रिया बनानी चाहिए, विधानसभा को भी कह सकती है प्रक्रिया बनाए। आखिर में किसी केस में तो आप सुनवाई 5 साल में नहीं कर रहे हो, 4 साल में नहीं कर रहे हो, और एक केस में आप एक ही दिन में सुनवाई कर रहे हो। ठीक है संयम लोढ़ा जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। देखिए, आपने सुना पंकज जोशी जी ने तमाम बातें यहाँ पर कही, लेकिन देखिए जब इस तरीके की राजनीति होती है, जब जोड़ तोड़ की राजनीति की जाती है, चूंकि 5 साल के लिए जनता सरकार को चुनती है, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की राजनीति की जाती है, जोड़ तोड़ की राजनीति, तो उसमें कहीं ना कहीं काम सफर होता है, जनता सफर करती है, चूंकि एक बार के लिए सारा कामकाज वहां पर रुक जाता है, जो फोकस है सरकार का वो कहीं ना कहीं हट जाता है, और इसमें जो जनता का वोट होता है उसके साथ यहां पर जो है इंसाफ नहीं किया जाता। इस सब हालात के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है, जो लगातार पिछले कुछ सालों में जहां जहां पर गैर भाजपा की सरकारें बनी हैं उनको अस्थिर करने का ही षड्यंत्र करता रहा है। आज देश में कोरोना के 10 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री अपने ही प्रांत में एक चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने दिखाया कि श्री सचिन पायलट ने ये कहा कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। अब दल बदल कानून के परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए कि किस तरह से अल्पमत हैं। अगर उनको विभाजन करना है कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में, तो वो 2/3 सदस्यों के बिना विभाजन नहीं कर सकते, फिर किस तरह से अल्पमत में है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि ये दल बदल कानून के दायरे में आते हैं, और जिन 18 लोगों ने यह कदम उठाया है उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ठीक है, और सचिन पायलट की यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए, इससे पहले बहुत कवायद हुई, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की गई, आला कमान ने बार बार सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं विधायक दल की जो बैठक है वो भी इसीलिए दोबारा से बुलाई गई, और ये कहा गया कि आप आइए, बैठकर एक परिवार की तरह इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई बयान उनका सामने नहीं आया, वो बातचीत करने के मूड में नहीं दिखे, तो पार्टी की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई। अब आगे अगर सचिन पायलट का भविष्य देखा जाए, चूंकि ये उन्होंने साफ कर दिया है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दरवाजे हैं वो भी उनके लिए खुले हुए नहीं है, तो अब सचिन पायलट का भविष्य यहां से क्या होगा, संयम लोढ़ा जी? देखिए, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये एक रणनीतिक बयान है। अच्छा। उनको इस बात की चिंता है कि उनके और उनके साथियों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए किया है। बाकी तो उनका प्लान पूरा जग जाहिर है। जिस तरह के केंद्रीय मंत्री के और कांग्रेस उनके साथी विधायक के और उनके जो हमारे साथ मंत्री रहे पहले, उनके जो बयान आए हैं, जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, ये तो पूरी तरह स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार को गिराने वाले थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के नई सरकार का रास्ता ढूंढने वाले थे। इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं रह गया। आप खुद देखिए कि 5 जो ये बयानों का जिक्र कर रहे हैं, जिनका भी कर रहे हैं, मिलिंद देवड़ा का कर रहे हैं, या प्रिया का कर रहे हैं, या जतिन प्रसाद का कर रहे हैं, वो सब 5 दिन पहले के बयान है। जब से ये पूरी तरह ये तथ्य सार्वजनिक हुए कि किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे, उसके बाद कोई बयान नहीं आ रहा है। कल मार्गरेट अलवा जी का आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि उन्होंने कितना भयानक परिदृश्य लोगों के सामने लाया है कि ये वो व्यक्ति है जो 42 साल की उम्र में तो सीएम बनना चाह रहे थे और 45 साल की उम्र में पीएम बनने का सोच। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ये जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान का